जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7th है, जिसमें से हम कंटेंट प्लस पैडागोजी के प्रश्न लेकर आते हैं। टोटल प्रश्न संख्या कितनी होती है? 60। हमारा टारगेट होता है आपको 60 में 60 अंक एसएसटी में दिलवाना। तो आपको करना क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर, जो भी प्रश्न हम आपको देंगे बताएंगे, उस प्रश्न का आंसर यानी कि ABCD जो भी ऑप्शन हो उसको आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में आपको 60 में से कितने अंक मिले हैं वो आप नीचे लास्ट में कमेंट करेंगे। और जो बीच बीच में प्रश्न पूछते रहेंगे उनको भी आप बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक टोटल जो है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इससे पहले कितने? 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज ये 7वां है और पेपर तक में हम इससे काफ़ी ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेशन आपको दे देंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। एग्ज़ाम में आप जब जाएंगे तो आपको ना डर लगेगा, ना ही आपको कठिन प्रश्न लगेंगे। आसानी से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7th है। जैसे कि हर प्रैक्टिस सेट में हम भाग 1 में इतिहास लेते हैं, दूसरे भाग में हम जियोग्राफी लेते हैं, तीसरे में आपका सिविक्स और चौथे में पैडागॉजी। तो टोटल हम हर भाग में 15 प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हर पार्ट में 15 प्रश्न, यानी कि टोटल 4 पार्ट में 60 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव है ये किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से? कठोपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, या फिर छंदोग्य उपनिषद, या फिर ईशोकोपनिषद? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपका सत्यमेव किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासन में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी? तो किस शासक ने जो है, कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी या राजधानी बनाई थी? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या फिर अशोक? तो इसका सही जवाब जाएगा किसके? उदयन के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे आपको ये बताना है। तो क्या आपके ऋषभदेव थे? कौन? या ऋषभदेव, या पार्श्वनाथ, या फिर महावीर स्वामी, या फिर अरिनेष्टमी? तो अंतिम 24वें और अंतिम कौन थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का सही जवाब क्या जाएगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है कौन थे? ये 24वें और अंतिम थे। ठीक है, अब ये बताएं कि पहले इसमें से कौन थे और 23वें कौन थे? पहले और 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो हर्षचरित पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? क्या कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, विशाखदत्त हैं, या फिर परिमल हैं? तो हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल साम्राज्य था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए राष्ट्र धार्मिक एकता के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है ग्राम प्रशासन के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है आपका व्यापार के लिए। तो जो चोल साम्राज्य था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ग्राम प्रशासन के लिए। ठीक है, ग्राम प्रशासन के लिए, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो क्या बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, फिर अकबर ने? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? आगरा शहर की स्थापना पूछा है यहाँ पर किसने किया था? तो सही जवाब जाएगा आपका सिकंदर लोदी के साथ। कौन सा? सिकंदर लोदी, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न
कह रहा है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर औरंगजेब को? तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या औरंगजेब था, आलम शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर था या फिर मोहम्मद शाह था? तो सही जवाब क्या जाएगा इसका? सही जवाब जाएगा आपका मोहम्मद शाह जफर, ठीक है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान या भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड का डिस्पैच यानी कि उड डिस्पैच 1854 किससे संबंधित है? तो आप ये भी याद रखिए उड डिस्पैच कब आया था? तो यह था 1854 को। किससे संबंधित था? तो सेना सुधार से, शिक्षा सुधार से, सती प्रथा से या फिर रेलवे से? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा ये शिक्षा सुधार से, ठीक है। शिक्षा सुधार से संबंधित है उड का डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था तो ये कहाँ पर हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था? क्या कलकत्ता में, सूरत में, बॉम्बे में या फिर आपका मद्रास में? तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे? सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, अच्छा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? 1929, 30, 31 या 42? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च किस वर्ष निकाला गया, किस वर्ष शुरू हुआ? ये 1930 में, ठीक है। 1930 में गांधी जी ने नमक पर कर को खत्म करने के लिए नमक सत्याग्रह करके खुद नमक बनाया था, ठीक है। तो 1930 की घटना है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? जो केसरी और मराठा समाचार पत्र था इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही जवाब किसके साथ जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। केसरी और मराठा साम्राज्य पत्रों का जो संपादन किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछा है यहाँ पर। तो क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद या फिर भीमराव अंबेडकर? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर आपका राजस्थान में? तो भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चन है, या सही जवाब क्या हो जाएगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका जियोग्राफी का पोर्शन 2 है यानी भाग 2। जियोग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पूछा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कितने हैं? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो टोटल ग्रह कितने हैं आपके? टोटल ग्रह अभी वर्तमान में 8 हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है, बचे 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र, पृथ्वी या बुध या फिर मंगल? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका बुध। जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ये यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह पूछता है तो आप क्या बताएंगे? बृहस्पति बताएंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र होगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है, ठीक है। नीला ग्रह कौन सा है? ये आपका ये पृथ्वी है। और लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? वरुण है। टोटल 8 ग्रह आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजरती है? तो क्या अंटार्कटिक से, प्रशांत से, हिंद से या फिर आर्कटिक से? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? सही जवाब जाएगा आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो प्रशांत महासागर है ये सबसे गहरा महासागर भी है, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा होगा तो प्रशांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है?
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूछा तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, क्या 78, 21, 03 या फिर 1%। सही जवाब जाएगा आपका 21% ऑप्शन बी के साथ। नाइट्रोजन पूछता तो आप इसको लगाते, ठीक है, नाइट्रोजन लगाते इसको, ये आर्गन है, ठीक है, 0.3% आर्गन है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, क्या महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका, सॉरी सबसे लंबी है ना, सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा है, ठीक है, सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा है। देखिए ये जो आपका ये यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये वाले जो राज्य हैं यहाँ पर इनको पूछा गया सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। अच्छा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग ये बताएं कि एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा चाहिए या इतना ठीक है, मतलब सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन चले या फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है, करा है सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, क्या न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, लंदन में है या फिर बेंगलोर भारत में है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें, यह है कैलिफोर्निया यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत में जो है, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो बेंगलोर को कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंडक को, कोसी को, गंगा को या फिर सोन को, ठीक है। तो भारत में जो बिहार में कोसी नदी है, ये कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। और सबसे लंबी नदी अगर भारत की पूछते हैं तो गंगा नदी हो जाएगी, लगभग 25 से 25 किलोमीटर एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, सॉरी सबसे वृद्ध नदी या वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, उस नदी का आप नाम नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है ये किससे, क्या रेलवे से, सड़क से या जल परिवहन से या फिर आपका वायु परिवहन से। तो स्वर्ण चतुर्भुज किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ठीक है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से राज्य जोड़े गए हैं, जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है इससे कौन कौन से राज्य जोड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दिल्ली, यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, और इधर कौन सा है, तो देखिए जो आपका स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है ये दिल्ली से कनेक्ट है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र से चेन्नई, चेन्नई से आपका कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। तो ये चतुर्भुज परियोजना है जिसमें से आपको लगभग भारत के 13 राज्य जुड़े हुए हैं, जो 6 लाइन हाईवे है, ठीक है, और जो लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा 6 लाइन राजमार्ग है, ठीक है, जिसकी शुरुआत आपका 1999 से हुई थी। कब, 1999 से हुई थी और 2012 में ये लगभग कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ये स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो क्या सतलज नदी पर बना हुआ है, रावी या व्यास या फिर झेलम नदी पर। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बंधा हुआ है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका सतलज। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ बांध है, तो ये सतलज पर बना हुआ बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत को सियाल किसको कहा जाता है, क्या क्रोड को, मंडल को, भू प्रॉपर्टी को या फिर बाहरी कोड को। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका भू प्रॉपर्टी, यानी कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पियरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पियरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बात आई है पियरी की, पियरी पाया जाता है आपका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, पियरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत का यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तर का पूछेगा उत्तर का बिंदु तो इंदिरा कॉल है, ठीक है, दक्षिण का पॉइंट और इंदिरा का कॉल, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, क्या तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, बड़ा निकोबार यहाँ पर, या ग्रेट निकोबार, या फिर आपका अंडमान में। तो कहाँ पर स्थित है, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बड़ा निकोबार में, ठीक है। ये यहाँ देखिए जैसे ये नीचे का भारत है, इधर एक मिनट रुकिएगा,
देखिए यहाँ पर जैसे ये भारत है तो ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है लगभग, तो ये है इंदिरा पॉइंट, और जो आपका कश्मीर है, कश्मीर के यहाँ पर ये है इंदिरा कॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थर्मामीटर का, बैरोमीटर का, रेज गेज का, या फिर एनीमोमीटर का? सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर को। जो वायुदाब होता है इसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी की आई है तो चाय, गेहूँ, कपास या काजू? कई बार रिपीटर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब है काली मिट्टी का कपास। हमने कई बार बताया कैसे काली, कैसे कपास, ठीक है। तो आप ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, ईवीएस के पोर्शन में। तो क्या बाघ के लिए, एशियाई शेर के लिए, गेंडा के लिए, हाथी के लिए? सही जवाब क्या जाएगा? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो खरीफ फसल कौन सी? चावल, मक्का, बाजरा या फिर सरसों? तो खरीफ फसल इसमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया आपसे। सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। बाकी ये सभी खरीफ फसल। खरीफ फसलें क्या होती हैं? जो आपके बरसात के टाइम बोई जाती हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल ये नहीं है। ये कैसी है? ये रबी में जाएगी। गेहूँ के साथ ये लगभग, गेहूँ के आसपास लगभग ये बोई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है भाग 3, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो फंडामेंटल राइट्स अब कितने बचे हुए हैं, ठीक है, कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 10 हैं? तो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका 6। पहले कितने थे? पहले 7 थे। कौन सा अधिकार आपका खत्म हुआ? संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। कुल मौलिक अधिकार जो बचे हैं आपके 6 बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि लोकसभा हेतु न्यूनतम आयु व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि संसद का जो आप इलेक्शन लड़ते हैं सांसद वाला, वो कितनी वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए? सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए आयु? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और सांसद के लिए 25 वर्ष। अच्छा, वोट देने का अधिकार आपको कितने वर्ष से मिलता है? तो 18 वर्ष के बाद, 18 प्लस जैसे ही होते हैं आप, वोट देने का अधिकार सभी को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है या कौन करता है? तो भारत के जो आपातकाल यानी भारत में आपातकाल घोषित कौन करेगा, इमरजेंसी? तो क्या राष्ट्रपति करेगा या फिर आपका संसद करेगा या प्रधानमंत्री या फिर आपका मुख्य न्यायाधीश? तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी कोविड के टाइम पर भी आपने देखा था कि राष्ट्रपति ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा यानी कि एजुकेशन किस सूची का विषय है? तो क्या संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का या फिर अविशिष्ट सूची का है? तो संघ सूची क्या होती है? जिसको केंद्र हैंडल करती है। राज्य सूची जिसको राज्य हैंडल करता है। समवर्ती सूची इन दोनों का मिश्रण यानी कि दोनों के द्वारा जो हैंडल होंगे वो समवर्ती सूची हो कहलाएगा, ठीक है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा हो गया, ये आपका समवर्ती सूची में जाएगा। अच्छा, जैसे जो संघ सूची में कौन कौन से जाएगा? जैसे आपका आर्मी हो गया, यानी कि जो चीज़ सेंट्रल पे चल रही होंगी, जैसे आर्मी हो गई आपकी, ठीक है। अन्य डिफेंस की, डिफेंस हो गई, रेलवे हो गया, तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत चलाए जाते हैं, ठीक है। राज्य सूची में जैसे आपका राज्य के कर्मचारी होते हैं वो सभी, जैसे आपका जो है जो सरकारी स्कूल हो गए स्टेट के, ठीक है, या फिर जो पुलिस हो गई, ठीक है। तो इत्यादि जो होते हैं, ये जो होते हैं आपका राज्यपाल के, सॉरी, राज्य सूची का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की सरकार की, राज्य सरकार की, जिला न्यायाधीश की या फिर सरपंच की? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात आई है। ग्राम पंचायत से आप राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि ग्राम पंचायत का चुनाव करवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो 19 जो है क्या? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या फिर शिक्षा का अधिकार? तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 यानी कि 19 पूछा गया है, ठीक है। सही जवाब जाएगा स्वतंत्रता और भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति होगी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सा है? तो इसमें है 21A
ए है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार किस में है? 21 है, ठीक है। अब आप ये बताएं समानता का अधिकार किस में है और आपका धर्म स्वतंत्रता किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए जाते हैं? जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति जो होता है कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 2, 10, 12 या 15? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वो डिपेंड करेगा जो राष्ट्रपति के विचार पर कि कितने सदस्यों को मनोनीत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी कि आरटीआई जो फाइल करते हैं आप, ये किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई? 2004, 5, 6 या 10 से? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 2005। 2005 से आरटीआई आरंभ हुआ, ठीक है। महिलाओं के घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2006 में, ठीक है। 2006 में महिलाओं को हिंसा रोकने के लिए अधिनियम पारित हुआ था। अच्छा, जंगल अधिनियम कब आया था? जंगल अधिनियम तो ये आया था 2002 में। कब आया? 2002 में, ठीक है। जंगल अधिनियम 2002 में आया। टाइगर रिजर्व कब आया? टाइगर रिजर्व अधिनियम कब आया था? 1972 में। हाथी परियोजना 1992। देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश से ली गई है? तो बताइए प्रस्तावना की, तो ब्रिटेन से लिया गया है, या अमेरिका से लिया गया है, या फिर आपका कनाडा से लिया गया है, या फिर आपका फ्रांस से लिया गया है। तो प्रस्तावना किससे ली गई है? फ्रेम्बल किस देश से लिया गया आपको ये बताना है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका से। अमेरिका से। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? जो शून्यकाल है वो किस देश की देन है, ठीक है। क्या भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, या फिर स्विट्जरलैंड की? सही जवाब क्या जाएगा? ये भारत की है। जो शून्यकाल चलता है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में, तो ये भारत की देन है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्त कौन करेगा? क्या राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे? सही जवाब क्या जाएगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, जो आपका राष्ट्रपति का जो शपथ होती है वो उसको कौन दिलाता है? तो यही मुख्य न्यायाधीश ही जो है, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? यानी दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी है 10वीं, ठीक है। 10वीं जाएगा। इसमें क्या है? इसमें आपकी 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले कानून मंत्री पूछा गया है, तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी के साथ भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि PIL किसके द्वारा दायर की जाती है? जनहित याचिका क्या केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, केवल सरकार के द्वारा, किसी भी नागरिक या संस्था के द्वारा, लोकहित में, या फिर केवल वकील के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपको 44 का सी, यानी कि इसमें किसी भी नागरिक या संस्था के द्वारा PIL लागू किया जा सकता है, ठीक। PIL यानी कि जनहित याचिका लागू किया जा सकता है किसी भी देश के किसी भी नागरिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का किसका प्रतीक है? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज वो जैसे ये तो होता है ना हमारा, यहाँ पे जो आपका चक्र बना होता है, ये चक्र पूछता है किसका प्रतीक है? तो क्या शांति का, प्रगति और न्याय का, शक्ति का, या फिर समृद्धि का? सही जवाब क्या जाएगा इसका? सही जवाब जाएगा आपका प्रगति और न्याय का। अच्छा, किस कलर का होता है? तो ये नीले कलर का होता है। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अनुपात क्या होता है? जो झंडा होता है हमारा फ्लैग, इसका अनुपात क्या होता है? 3:2। मतलब कि ये चीज़ तीन होगी तो ये क्या होगी, कितनी होगी? लगभग 2 या 3 मीटर है तो ये 2 मीटर होगी, ठीक है। उसका रेशियो आप कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, मतलब 3:2 का आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पैडागॉजी, भाग 4 यहाँ पे पैडागॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक विषय के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रुक जाइएगा 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, पहले ही क्वेश्चन था यहाँ से। हाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था? सामाजिक विषय
के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पूछा यहाँ पर, तो क्या विषय का गहरा और ज्ञान, संवेदनशील या फिर कठोर, या फिर अच्छी वेशभूषा, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक? तो देखिए हम इसमें हर बार हर प्रैक्टिस सेट में एक ही चीज़ हो जाते हैं कि पेडागोजी अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो सबसे अच्छा होता है जो है, अगर आपको आंसर ना पता हो, सीधा किसी भी क्वेश्चन का आंसर सीधा ना पता हो, क्वेश्चन आपको निकालना हो, तो एनिमेशन मेथड का प्रयोग करिए, जिसमें एनिमेशन मेथड क्या कहता है कि विकल्पों को कट करना सीखिए। विकल्पों को आप कट कैसे करेंगे, तो हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दावलियाँ बता रखी हैं, कई बार बताई है, हर वीडियो में बताते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर कौन कौन से विकल्प आप काटेंगे एनिमेशन मेथड के तहत, तो कौन सा कटेगा? केवल वाले सारे कटते हैं, केवल, मात्र और सिर्फ, ओनली, ये जितने भी होंगे ये सब के सब कटेंगे। जहाँ पर रटन प्रणाली होगी, कंठस्थ कराना होगा, याद कराना होगा, अधिक अभ्यास होगा, यानी कि ध्यान रखो जहाँ पर बच्चे का नुकसान होगा वो विकल्प हमेशा कटेगा। जिस बच्चे में, मतलब जिस विकल्प के थ्रू बच्चे को कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, बच्चा खुद उसमें, बच्चा कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा होगा, बच्चे का अनुभव इंक्लूड हो रहा होगा, या बच्चा करके सीख रहा होगा, ठीक है, यह समय से शिक्षा होगी। यहाँ मतलब जहाँ पर सीधा सीधा जानिए, जिस विकल्प में बच्चे का फ़ायदा होगा वो सही है, जिस विकल्प में बच्चे का नुकसान होगा वो विकल्प आपका हमेशा गलत होगा। तो क्या केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान बच्चे के लिए फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा ना। केवल अच्छी वेशभूषा पहनकर बच्चा जाएगा तो क्या पढ़ाई कर पाएगा? सामाजिक विज्ञान का ये होगा तो इससे भी नहीं होगा ना। क्या कठोर अनुशासन होगा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा इससे? ये भी नहीं होगा। तो देखिए एनिमेशन मेथड तहत आपके तीनों गलत विकल्प कटे। बचा कौन सा? गहरा, विषय का गहरा ज्ञान और संवेदनशीलता। अगर गहरा ज्ञान दिया जाएगा तो बच्चे को फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। तो आप यहाँ से सही विकल्प ढूंढ सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक विधि, ठीक है। आगमनात्मक विधि का मुख्य गुण क्या होता है? तो क्या रटने पे जोर देगा? तो क्या रटने पे जोर देगा तो बच्चे के लिए कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। या ज्ञात से अज्ञात की ओर और उदाहरण से नियम की ओर चलता है, या एक स्थायी ज्ञान होता है? तो हाँ बिल्कुल, जो आगमनात्मक विधि होती है ये अज्ञात, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ये बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। जैसे 9th-10th में हम बार बार बताते हैं, जैसे आप जो किसी थ्योरी या सिद्धांत को या नियम या रूल को पढ़ते हैं तो वो आगमनात्मक विधि होती है। मतलब किसी रूल को अगर पढ़ते हैं आप, सॉरी, वो निगमनात्मक होती है। आगमनात्मक का मतलब होती है जब किसी चीज़ में पहले आप उदाहरण दें, यानी कि जिन चीज़ों को आप जान रहे हो, यानी कि सरल से कठिन की ओर, ठीक है। हमने थोड़ा सा गलती करके गलत गलत बताया, उसके लिए सॉरी। देखिए आगमन विधि क्या होती है? जो सरल से कठिन की ओर थोड़ा सा चले, जो चीज़ आप जान रहे हो जान से अनजान की ओर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर चले, यानी कि पहले आपको उदाहरण बताया जाए उसके बाद उसका नियम बताया जाए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? आगमनात्मक विधि होगी। इसका उल्टा क्या होती है? निगमनात्मक विधि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कक्षा में चर्चा विधि का प्रयोग कब करना चाहिए? तो कक्षा में चर्चा विधि का प्रयोग कब करना चाहिए? जब विषय वस्तु विवादास्पद हो, या विभिन्न दृष्टिकोणों की आवश्यकता हो, या फिर सिलेबस को जल्दी खत्म करने के लिए, या फिर जब शिक्षक थक गए हों, या फिर बच्चे जब शोर मचा रहे हों। तो देखिए चर्चा कब जरूरी थी? जब शोर मचा रहे हो तो नहीं। जब शिक्षक थक गया हो तो शिक्षक कैसे थक जाएगा शिक्षक? तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। जब सिलेबस जल्दी खत्म होगा तो बच्चे वाद विवाद करके सिलेबस कैसे खत्म कर पाएंगे? तो आपका ऑप्शन जाएगा सही ए, जब विषय वस्तु विवादास्पद हो या विभिन्न दृष्टिकोणों की आवश्यकता हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे जेंडर रूढ़िवादिता हो गई, उसको ख़त्म करने पर चर्चा करना, या फिर मान लो किसी चीज़ पर डिबेट करना, कि मान लो जैसे आपका मल्टीमीडिया है, इस समय इंटरनेट है, इंटरनेट को बंद करना चाहिए सरकार के द्वारा या फिर लिमिटेड करना चाहिए। तो इस पर भी आप विवाद, या फिर इसमें क्या करते हैं, दो ग्रुप को बांट करके उनकी राय ले सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा जो है ज़्यादा दृष्टिकोणों की आवश्यकता हो तो वहाँ पर आप जो है ये प्रयोग यानी चर्चा विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर केवल मात्र मिल रहा हो सीधा तुरंत फटाफट काटते जाइए। देखिए केवल मिला यहाँ पे, पहले वैसे ही कट गया। बहुत अधिक सूचनाओं से भरा हुआ तो नहीं। अंग्रेजी माध्यम का किसी एक माध्यम से नहीं, त्रिभाषा चलता है वहाँ पर, तो लोकल लैंग्वेज होती तो आप कह सकते थे। मातृभाषा होती तो वो सही भी हो सकती थी। अंग्रेजी माध्यम से किसी एक लैंग्वेज को दे दिया गया, गलत हो जाएगा। स्थानीय परिवेश और जीवन से जुड़ा हुआ, तो ठीक है, जो आपका सोशोलॉजी होता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, वो स्थानीय परिवेश और जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाते समय। आपका एनसीएफ 2005 यही कहता है। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी का ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो क्या ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, फिर मूल्यांकन होता है?
तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है सबसे निचला स्तर पूछा है यहाँ का, सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? सही जवाब क्या जाएगा इसका? ये जाएगा आपका बोध। ठीक है, बोध के साथ जाएगा, बोध सबसे नीचे का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानचित्र पढ़ाते समय दिशा का ज्ञान सबसे पहले क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि यह आसान है इसलिए, या फिर क्यों क्योंकि दिशा के ज्ञान के बिना मानचित्र पर स्थान या स्थिति की समझ असंभव होती है? तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका, सॉरी ऑप्शन बी जो आपका है ये सही हो जाएगा। मान लो आप मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या बताते हैं? दिशा को बताते हैं। दिशा से बताने का मतलब ये होता है अगर मानचित्र आप दिखा रहे हैं, कोई भी मानचित्र है उसको दिखा रहे हैं तो उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर पूरब में है, या जैसे यहाँ पे उत्तर होता है, दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो अगर बता रहे हैं कि मैप में किस साइड देखना है तो कम से कम बच्चा ये तो जान पाएगा ना कि उत्तर में देखना है, पश्चिम में, दक्षिण में, या उत्तर पूरब में, या दक्षिण पूरब में, किधर देखना है वो बच्चा स्थिति को देखेगा तो सही ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके कटेंगे। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो में क्या शामिल होता है? तो देखिए पोर्टफोलियो में क्या शामिल होता है, तो किसी एक निश्चित समय के अंतर्गत बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ पर बच्चे को समस्या हो रही है, किन पहलुओं को बच्चा आराम से सीख ले रहा है, तो पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, तो एक निश्चित समय का जहाँ पर मिले ये पूरा रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों द्वारा समय समय पर किए गए कार्य, चित्रलेखा, कार्य प्रोजेक्ट, कार्यपात्रक प्रोजेक्ट का संग्रह। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक शिक्षा, सॉरी लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है, शिक्षक जो होगा वो सहगामी होगा बच्चे का। ठीक है, बच्चा को सिखाने के लिए व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। बच्चा चाहे तो जिस तरह से सीखना चाह रहा है, जिस तरह से सीखने में उसको आसान लग रहा है, उस तरह से आप व्यवस्था को पूरा बदलना पड़ सकता है टीचर को। तो ये सहगामी होगा। ठीक है, जहाँ पर जो सहगामी हो, मार्गदर्शक हो, तो वो ऑप्शन सही होगा। देखिए तो यहाँ पर तानाशाह आदेश देने वाला बिल्कुल नहीं है, पुराना हो गया, खत्म हो गया ये। छात्रों को मूक दर्शन बनाने वाला नहीं, केवल अपनी बात कहना नहीं, छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करे और मार्गदर्शक बनाना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ाने का क्या मतलब हो जाएगा? राजाओं का नाम रटाना नहीं, केवल युद्धों का वर्णन करना नहीं, बच्चों को मनोरंजन करना नहीं, अतीत और गलतियों की उपलब्धियों से खींचकर वर्तमान को समझाना ही सामाजिक विज्ञान का जो है काम होता है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक कौशल कब किया जाता है? तो क्या सत्र के अंत में, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, लगातार, या केवल परीक्षा के दिन, या फिर साल में एक बार? तो देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप कोई सब्जेक्ट का कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण प्रक्रिया करते समय बीच बीच में आप बच्चों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लगातार होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा के दिन नहीं, साल में केवल एक बार नहीं, परीक्षा सत्र के अंत में नहीं। ठीक है, लगातार करिए तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। ये थे अब तक 55 क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में नाटक यानी कि ड्रामा जो किया जाता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बच्चों को अभिनेता बनाने के लिए, ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को जीवंत रूप में समझाने के लिए, समय बिताने के लिए, फिर शोर मचाने के लिए? तो देखिए जब किसी भी चीज़ का जो है पात्र जो है अभिनय करता है, तो अभिनय करने का मतलब बच्चे को अभिनेता बनाना नहीं होता, समय बिताने के लिए नहीं होता, शोर कम करने के लिए नहीं होता, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को जीवंत रूप में समझने के लिए। जैसे आपकी फिल्में बनती हैं तो किसी स्टोरी को समझाने के लिए बनती है ना। अगर कोई ड्रामा करवाया जाता है क्लास में बच्चों के द्वारा, तो आपका जो बीता हुआ समय है या किसी चीज़ को समझाने के लिए लोगों को या बच्चों को, तो उन पात्र का जो है एक्टिंग करवाई जाती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ड्रामा ये इसलिए करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि एक बच्चा सामाजिक विज्ञान को बोरिंग या उबाऊ मानता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे? तो नहीं, बिल्कुल बाहर करना, अलग करना गलत हो जाएगा। शिक्षण विधियों का बदलाव करेंगे और उसे रोचक विधियों द्वारा कहानी, दृश्य, श्रव्य सामग्री द्वारा जोड़ के पढ़ाएंगे? बिल्कुल। जब बच्चा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना ले रहा हो तो आप शिक्षण विधियों को बदलिए, व्यवस्था को बदलिए, टीएलएम का प्रयोग करिए। ठीक है, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करिए, और सब्जेक्ट अलग, मतलब जहाँ पर जिस टीएलएम की आवश्यकता हो उस टीएलएम के थ्रू पढ़ाइए। मतलब बच्चे को सिखाना है, बच्चे को नुकसान किसी तरह से नहीं होना चाहिए। तो विकल्प सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण विधि से बच्चे में उस विकास, किसका विकास होता है? जो सर्वेक्षण विधि में बच्चे में किसका विकास होगा? लेखन कौशल का विकास होगा,
आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने की कौशल का विकास होगा, चित्रकला का या गायन का। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी जाएगा। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि आंकड़ों को कलेक्ट करना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठीक है, बी आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या रटने के लिए प्रेरित करना, तो नहीं, रटना आपका गलत टैग वर्ड होता है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को सोचने, खोजने और कल्पना करने के अवसर देना। तो बिल्कुल जो प्रश्न होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में, जो प्रश्न दिए हों वो बच्चों की क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी पर ज़्यादा जोर डालें, यानी कि बच्चों के सोचने पर, बच्चा खोजे उनमें से कुछ, बच्चा कल्पना करे चीज़ों के बारे में। तो ऐसे अवसर जिन प्रश्नों में होंगे तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उद्देश्य माना जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को पढ़ाते समय शिक्षक को किन उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। केवल पारंपरिक उदाहरणों का, तो नहीं, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होगा। पारंपरिक का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे उदाहरण जहाँ रूढ़िवादिताओं को तोड़ा जाए, जैसे महिला अंतरिक्ष यात्री, पुरुष नर्स इत्यादि हो, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये आपका केवल किताबी, केवल इसी विषय से बचना चाहिए, नहीं, मतलब जहाँ पर रूढ़िवादिताओं को तोड़ने का काम किया जाए, जो महिला हो वो बाहर का काम करे, पैसे कमाए, जॉब करे, पुरुष हो वो घर के काम करे, महिलाओं वाले काम करे, तो इस तरह की चीज़ों को दर्शा करके, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के टोटल 60 प्रश्न। ठीक है, ये थे टोटल आज के 60 प्रश्न। अब आपने इसमें से कितने सही विकल्प बताए हैं आप नीचे कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अगर कमियां लगी हों तो उन कमियों को उजागर करें, कमियों के बारे में मुझे कमेंट करें कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। और अन्य प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।